हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए जल्दी से एक और पेपर सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो पेपर को सॉल्व करने में। जो आज का पेपर मैं ले रही हूँ वो एसएससी सीजीएल लेवल टायर 1 शिफ्ट 3 से ले रही हूँ। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टायर 1 शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, आपको इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। सेंटेंस रीड कर लेते हैं। मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मॉर्बिड का मतलब होता है अनहेल्दी, ठीक है, सेहत के लिए अच्छा ना होना, बॉडी के लिए अच्छा ना होना। कंपल्शन मतलब ज़रूरी, क्या कंज्यूम करना, अल्कोहल रिपीटेडली, बार बार। इसका वन वर्ड क्या है? पहले हम फोर ऑप्शंस यहाँ पे रीड कर लेते हैं। सेटिरोमानिया, मैनियक, क्लेप्टोमानिया, डिप्सोमानिया। तो जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है वो है डिप्सोमानिया। ठीक है, डिप्सोमानिया क्यों सही है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्यों सही है। डिप्सोमानिया मीन्स एन अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू ड्रिंक अल्कोहल रिपीटेडली। डिप्सोमानिया का मतलब क्या होता है? एक अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होना, क्या ड्रिंक करना जिसमें अल्कोहल बार बार, ठीक है, जिसमें दिल करता है, जी चाहता है कि हम बार बार अल्कोहल पिएं। एग्ज़ाम ट्रिक देख लीजिए, अगर ऐसा आपके दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह से इसको ट्रिक से मार्क कर आएंगे। देखिए, डिप्सो मतलब ड्रिंक, डिप्सो का मतलब क्या होता है? ड्रिंक करना, पीना। और मैनिया का मतलब होता है मैडनेस या कंपल्शन, पागलपन या ज़रूरत। तो ड्रिंक करना और पागलपन को मिला के हम क्या वर्ड वर्ड बनाएंगे? डिप्सोमैनिया। सो डिप्सोमैनिया का मतलब क्या होता है? मैडनेस फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल, पागलपन किसका? अल्कोहल पीने का। तो इसका जो सही वर्ड है, वन वर्ड जो है सब्स्टिट्यूट, वो क्या है? डिप्सोमैनिया। अब देखते हैं जो बाकी सारे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो गलत क्यों हैं। अच्छा, ये समझना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए? देखिए, अभी तो डिप्सोमैनिया आ गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे मैनियाक पूछ ले, क्लेप्टोमैनिया पूछ ले, है ना। तो देखते हैं। सेटिरोमैनिया जो है उसका मतलब क्या होता है? एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर होना, उसको बोलते हैं सेटिरोमानिया। उसके बाद होता है मैनियक का मतलब क्या होता है? अ क्रेजी और वायलेंट पर्सन, ठीक है, गुस्से वाला आदमी, ठीक है, अ क्रेजी और वायलेंट पर्सन। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? कंपल्शन टू स्टील, कंपल्शन टू स्टील मतलब कि चोरी करने की जिसके अंदर आदत होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, तो ये आपको बता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा है, ये वाला, और आपको क्या करना है? इसका एक्टिव चूज़ करना है। पहले सेंटेंस देखते हैं। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जो पेंटिंग है वो एडमायर की गई, ठीक है, बाय किसके ज़रिए? आर्ट एंथुजियास्ट, जितने भी हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो हैं, जो आर्ट को पसंद करते हैं। कहाँ से? ऑल अराउंड दी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से। चलें देखते हैं, ये फोर ऑप्शंस आपको गिवन हैं, इसमें से आप रीड करिए मेरे साथ। द पेंटिंग वॉज बींग एडमायर्ड बाई आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर द पेंटिंग। आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड द पेंटिंग। फोर्थ क्या है? द पेंटिंग हैज़ बीन एडमायर्ड बाई आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब आपको क्या करना है? इसका बेस्ट एक्टिव वॉइस चूज़ करना है। ये आपको पैसिव में दे रखा था। आंसर क्या हो सकता है इसका? सेकंड जो है वो सही आंसर है। आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर द पेंटिंग। क्यों है वो देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए राइट साइड पे। जो हमारा सेंटेंस है किस में था? पैसिव में था, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब एक्टिव वॉइस में दोबारा दोबारा से उसे बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डूअर। पहले सब्जेक्ट आएगा, तो क्या है? डूअर क्या है यहाँ पे? आर्ट एंथुजियास्ट की बात हो रही है। एक्शन, फिर एक्शन आ जाएगा। एडमायर, क्या कर रहे हैं? एक्शन, एडमायर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, किस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं? पेंटिंग को। तो पहले क्या आएगा? डूअर, एक्शन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह सेंटेंस बनेगा ये। आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर दी पेंटिंग। अब इम्पोर्टेंट रूल देख लीजिए ग्रामर का, जो बहुत ज़रूरी है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, वॉज वर आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस डूअर, है ना। ये जो सेंटेंस हमें दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में, ये हमें पास्ट टेंस का सेंटेंस दे रखा था ना। इसमें ऑब्जेक्ट पहले आया, वॉज वर आया,
ठीक है, वॉज लगाए, देखिए यहाँ पे वॉज एडमायर्ड, तो एडमायर में भी ईडी लग गया, पास्ट टेंस हो गई ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई देखिए। फिर बाय आ गया, बाय के बाद क्या आया, डूअर, बाय आर्ट एंथुजियास्ट, है ना। देखिए इस तरह से आया ना सेंटेंस। एक्टिव में क्या बनेगा, ये पहले डूअर आएगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दिस इज द रूल, ठीक है। जब भी आप पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस देखेंगे उसे एक्टिव में चेंज करना है, तो ये एक्टिव का रूल है, डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना, आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग। अब देखें बाकी सारे गलत क्यों हैं, ऑप्शन 1, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो पैसिव ही है, थर्ड ऑप्शन जो है एक्टिव तो है बट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का लगा हुआ है, यहाँ पे टेंस गलत लगा हुआ है, यहाँ देखिए फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव लगा है यहाँ पे। और फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है, स्टिल पैसिव वॉइस हैज़ बीन एडमायर्ड, ये भी यहाँ पे पैसिव वॉइस है, यहाँ पे हैज़ बीन लगा हुआ है, बाय, ये दोनों पैसिव हैं, फर्स्ट और फोर्थ, और या थर्ड जो है उसमें टेंस गलत लगा हुआ है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो है सही। चलें, ये रूल आप याद रखेंगे। और एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं, ख़ास तौर से पास्ट वाला सेंटेंस, पास्ट वाले टेंस को, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले डूअर आता है, फिर क्या आएगा, एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट, और ये उसका रूल है, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लिख लेना है, मार्क कर लेना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट वाले वर्ड्स हैं इसका एक सब्स्टिट्यूट चूज़ करना है और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। अब देखें ब्रैकेट में क्या कौन से वर्ड्स हैं, कौन सा सेंटेंस है, ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल। अब ईच पार्टिसिपेंट हैव की जगह आपको इन चारों में से कोई एक चूज़ करना है ताकि सेंटेंस जो है अच्छा और मीनिंगफुल लग सके। तो चलिए पहले चारों ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ईच पार्टिसिपेंट वॉज, फिर है ईच पार्टिसिपेंट हैज़, थर्ड ऑप्शन है ईच पार्टिसिपेंट हैव बीन, और फोर्थ क्या है, ईच पार्टिसिपेंट वर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो सेकंड है, ईच पार्टिसिपेंट हैज़। अब क्यों है वो देख लेते हैं। और सेंटेंस पूरा क्या बनेगा, ईच पार्टिसिपेंट हैज़, हैव की जगह यहाँ हैज़ आ जाएगा, ठीक है, परफॉर्म्ड वेल, ये बनेगा पूरा सेंटेंस। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्यों आया है, और इसकी ट्रिक आप समझ लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म वेल आया, यहाँ पे ईच करके कुछ और भी दे सकते हैं आपको, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड ऑप्शन सही क्यों है। ईच जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक की बात हो रही है, हर एक की, ईच मतलब हर एक, है ना, तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सो इट टेक सिंगुलर वर्ब, याद रखेंगे आप, अगर ईच आया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमेशा वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा अपने साथ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईच के साथ क्या है, एक ही पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, ईच पार्टिसिपेंट्स ने लिखा हुआ है, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, एक ही पार्टिसिपेंट है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा, फिर तो क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। तो ये रूल आप याद रखेंगे, ईच का रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस क्या बनेगा, ईच पार्टिसिपेंट हैज़ परफॉर्म्ड वेल। एक और ट्रिक याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ जो लिखी है मैंने, वर्ड्स जो हैं जैसे कि ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, ये चार वर्ड जो हैं इनको याद रखिए, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कौन से वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, सिंगुलर वर्ब आता है इनके साथ। अब अगर इन वर्ड्स से अपने क्वेश्चन पेपर में आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो याद रखिएगा उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बाकी सारे गलत क्यों हैं। ऑप्शन 1 गलत इसलिए है क्योंकि वॉज परफॉर्म, रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए वॉज आ रहा है लास्ट में, है ना, तो गलत है स्ट्रक्चर। ऑप्शन थर्ड देखें, ईच पार्टिसिपेंट हैव बीन जो है प्लूरल वर्ब हो गया, बहुत सारों की बात होती जब आता है हैव। और ऑप्शन 4 गलत क्यों है, वर, देखिए ईच पार्टिसिपेंट वर, तो प्लूरल वर्ब, ये भी गलत है, बहुत सारों की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे याद रखिए जब भी ऐसे वाले वर्ड्स हो, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। अब इस सेंटेंस में एक ईडियम दे रखा है, उसका आपको 4 ऑप्शंस में से सही से मीनिंग चूज करना है। चलिए सेंटेंस रीड कर लेते हैं। फातिमा वॉज एट हर विट्स,
and trying to decide on a serene place for spending the holidays in. अब फातिमा कैसी थी? एट हर विट्स एंड में थी और डिसाइड करने के लिए ट्राई कर रही थी ऐसा सीरीन प्लेस, सुकून वाली जगह जहाँ पे वो अपनी हॉलीडेज स्पेंड कर सके। अब यहाँ पे जो ईडियम दे रखा है एट हर विट्स एंड, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेट्स रीड आउट। फर्स्ट क्या है? सो वरीड, कंफ्यूज और अनॉइड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सेकेंड ऑप्शन, सो वरीड, कंफ्यूज और अनॉइड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस। Third, so calm and composed that she knows what to do next. And fourth, so worried, confused or annoyed that she insulted others for no reason. यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है कि एट हर विट्स एंड का क्या मतलब होगा? ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही है। क्या है? सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड, ठीक है ना? टेंशन में थी, कंफ्यूज थी और बेजार थी। अनॉयड मतलब बेजार होना। दैट शी डज नॉट नो, उसे नहीं पता कि वो क्या करे अब आगे। इसका मतलब क्या होता है? एट हर विट्स एंड का मुहावरा है ये, उसका मतलब आप याद रखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। ये भी एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। एट हर विट्स एंड का मतलब क्या होता है? बीइंग सो वरीड, कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। सेंटेंस का मतलब समझ लें। Fatima could not decide the place or holidays that felt very confused, so she didn't know what to do next. इसका मतलब सेंटेंस का ये हुआ। अब ये मुहावरा कैसे याद रखेंगे आप, ये समझ लीजिए। विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस, थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है। जहाँ पे भी विट्स वर्ड आ जाए, अगर कोई मुहावरा आ जाए या कोई वर्ड आ जाए विट्स से, तो आप याद रखेंगे विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस या थिंकिंग एबिलिटी, उसकी सोचने की पावर। जैसे आ रहा है ना, एट वन विट्स एंड, मतलब विट्स एंड मतलब सोचने की ताकत जो है ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है, फिनिश हो गई है। बाकी सारे जो हैं वो गलत हैं। ऑप्शन 2, 3, 4 वो सब गलत हैं। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है, ईडियम डज नॉट मीन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस नहीं मतलब होता उसका ईडियम का। ऑप्शन 3 क्यों है? अपोजिट मीनिंग हो गया, काल्म एंड कॉन्फिडेंट। और ऑप्शन 4 गलत क्यों? ईडियम हैज़ नो कनेक्शन विद इंसल्टिंग अदर्स। इसका जो ऑप्शन, ये जो मुहावरा है, इसका ऑप्शन 4 जो है गलत है, क्योंकि इसका मतलब दूसरों को इंसल्ट करना नहीं होता। तो सिर्फ ऑप्शन 1 जो है वो सही है। और क्यों सही है मैंने आपको वो भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगेन पैरा जम्बल है आपके लिए ये, ठीक है। PQRS यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, रीड आउट करते हैं और इनको अच्छे से एक पैराग्राफ में फॉर्म करते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स। देखिए हैविंग से शुरू हो रहा है सेंटेंस, मतलब बीच का सेंटेंस है, इट इज़ अ मिडल पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। क्यों क्या है ऑप्शन भी, रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट द पॉइंट ऑफ व्यूज। आगे बढ़ते हैं, आर ऑप्शन देखते हैं, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड कनेक्टर है, कल्चर, कस्टम एंड लाइफस्टाइल इज दैट, लास्ट ऑप्शन है एस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहले हमें पैराग्राफ फॉर्म करना है, कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, किस तरह से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, ट्रिक्स के थ्रू समझिए। और यही वाला लॉजिक जो है ना, आप अपने एग्जाम में भी लगा कर आएंगे, सोच समझ के पैराग्राफ फॉर्म कर आएंगे। अब करेक्ट ऑप्शन जो है वहाँ थर्ड है, RPSQ। पहला हम आर ऑप्शन देखते हैं वो क्या है। आर ऑप्शन क्या है, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस। दा से मतलब जहाँ पे दा वाला कोई सेंटेंस हो, उसका मतलब क्या है, वो पहला सेंटेंस ही है, किसी चीज़ की बात हो रही है। तो क्या बता रहे हैं, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, वो एडवांटेज है डिफरेंट प्लेसेस में घूमने की, एडवांटेज है, उसकी बेनिफिट्स हैं। उसके बाद क्या है, पी, एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अदर्स। दो सेंटेंस यहाँ मिल रहे हैं, देखिए, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स कल्चर, कस्टम्स एंड लाइफस्टाइल। उसके बाद क्या आ रहा है, एस, पीपल्स। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की मिलती है घूमने फिरने से, लोगों को देखने की। और क्या पता लगता है हमें उन लोगों को, कल्चर, कस्टम और लाइफस्टाइल। 3 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए, RPS। और लास्ट में क्या आएगा, क्यू। क्यू कौन सा सेंटेंस था, वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। इज दैट, अब यहाँ से लगेगा इज दैट वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। तो यहाँ पे पूरा जो पैराग्राफ था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। ऑर्डर क्या है सही, RPSQ सही ऑर्डर है। अब क्यों है ये ऑर्डर वो समझते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था आर। आर में आप देखेंगे ऑप्शन में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेन आइडिया को, आप याद रखेंगे, पहले हम मेन आइडिया बताते हैं।
आप कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे या कोई भी पैराग्राफ बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको एडिटोरियल में भी समझाती हूँ, अगर मेरी आपने एडिटोरियल क्लासेस ली होंगी, यूपीएससी वाले बच्चों को भी समझाती हूँ, और अगर आपने वो क्लासेस किसी ने एसएससी वालों ने भी देखी हो, अगर पूरी वीडियो देखी हो, वैसे मैं आपको बोलती हूँ स्किप कर दीजिए, आप लास्ट पार्ट में आ जाइए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप आंसर लिखने से पहले मेन आइडिया बताइए। तो हमेशा जब हम पैराग्राफ शुरू करते हैं तो मेन आइडिया पहले आता है, द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, है ना। तो मेन आइडिया ये है, द से भी शुरू हो रहा है सेंटेंस। उसके बाद आता है पी, कॉन्टिन्यूस द आइडिया। आप आइडिया के बारे में बताएं, क्या आइडिया, आइडिया क्या, किस बारे में बात हो रही है, कौन से आइडिया की बात हो रही है। हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल, इसकी बात हो रही है, लोगों को देखना, ऑब्जर्व करने की अपॉर्चुनिटी। एस जो है कंप्लीट कर रहा है इस फ्रेज को, ये हो गया फ्रेज, है ना, फ्रेज हो गया, अधूरी बात है, तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, लोगों का क्या, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स, क्या, उनके कल्चर को, कस्टम को, लाइफस्टाइल को, है ना। जब हम ट्रैवल करते हैं और लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और स्टेट में अभी चले जाएं, मान लीजिए हम कश्मीर चले जाएं या गोवा चले जाएं या साउथ में कहीं चले जाएं, जब हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखने को मिलता है हमें वहाँ पे, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनके लाइफस्टाइल, उनके कस्टम, राइट, है ना। तो ये यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है ये वाले सेंटेंस से, कि उनके लोगों को क्या मिलता है हमें, कल्चर, कस्टम, लाइफस्टाइल, इज दैट। अब यहाँ क्यू वाला जो ऑप्शन है लास्ट में, वो क्या बता रहा है हमें, रिजल्ट बता रहा है, कंक्लूजन बता रहा है। लास्ट में हमेशा हम रिजल्ट देंगे, कंक्लूजन देंगे। तो इज दैट वी रिस्पेक्ट, क्या करते हैं हम, उनको देख के रिस्पेक्ट करते हैं, एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, है ना। जब हम देखते हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लोगों के लाइफस्टाइल, तो उसको देख के हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को। तो दिस इज द लॉजिकल फ्लो ऑफ मेकिंग अ पैराग्राफ, ऑफ राइटिंग अ एसे और अ पैराग्राफ और आंसर। चाहे आप लिख रहे हों, चाहे आप इस तरह से अरेंज कर रहे हों सेंटेंसेस को पैराग्राफ में, तो ये एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, एक लॉजिकल फ्लो होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो आप इस को फॉलो करेंगे, लॉजिकल फ्लो को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले आप एडवांटेज बताएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर रिजल्ट बताएंगे। तो जब आप इस तरह से फॉलो करेंगे इसको, तो आपको कोई भी पैराग्राफ आपको एग्जाम में आ जाए, आप उसे करेक्ट मार्क कर कर आएंगे, एक अच्छा पैराग्राफ बना कर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको क्या करना है, इनकरेक्ट जो गलत वर्ड है, स्पेल्ट है, वो आपको चूज़ करना है। देखिए एकोमोडेट भी सही है, ठीक है, मिलेनियम भी सही है स्पेलिंग, और प्रिविलेज भी सही है। अगर गलत है ना तो मिस्चीवियस गलत है। अब यहाँ मिस्चीवियस क्यों गलत है वो देख लेते हैं। यहाँ मिस्चीवियस इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वी के बाद आई लगा रखा है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग देखिए क्या होती है, MISCHIEVOUS, ये होती है मिस्चीवस। मिस्चीवियस जो है गलत स्पेलिंग यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। कैसे याद रखेंगे आप इस वर्ड को, मिस्चीवस, चीफ साउंड इनसाइड, देखो मिस्चीवस में ना चीफ साउंड आ रहा है अंदर बीच में, है ना। तो आप चीफ साउंड से मिस्चीवस वर्ड याद रख सकते हैं। और स्पेल कैसे करेंगे, मिस प्लस चीफ प्लस अस, मिस्चीवस। बाकी सारी स्पेलिंग जो हैं वो सही हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको टॉर्ट का। 4 ऑप्शंस क्या हैं, स्लैक, टाइट, टोन, फ्लैसिड। आपको टॉर्ट का सिनोनिम बताना है, बताएं क्या होगा टॉर्ट का सिनोनिम, टाइट। टॉर्ट का सिनोनिम क्या है, टाइट, ठीक है। क्यों है देखते हैं। टॉर्ट का मतलब होता है पुल्ड टाइट और स्ट्रेच्ड फर्मली, ठीक है। स्ट्रेच करना फर्मली या फिर टाइटली उसे खींचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द रोप वॉज टॉट आफ्टर बीइंग पुल्ड हार्ड। रोप जो है वो टॉट हो गई, मतलब खींची गई, टाइटली स्ट्रेच हो गई जब उसे खींचा गया हार्डली। तो इसलिए टाइट जो है इसका सिनोनिम हो गया। टॉट और टाइट दोनों का मतलब क्या है, स्ट्रेच स्ट्रांगली। अब बाकी सारे गलत क्यों हैं वो देखते हैं। स्लैक का मतलब क्या होता है, लूज। टॉर्न का मतलब फटा हुआ, रिब्ड। और फ्लैसिड जो है फोर्थ ऑप्शन, वो गलत क्यों है वो देखते हैं। सॉफ्ट और लूज, अगेन इसका मतलब भी ये होता है सॉफ्ट या लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अगेन आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस दे रखा है, सेंटेंस पैसिव में है, एक्टिव चूज करना है, चारों ऑप्शन में से रीड कर देते हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। वो लोगों द्वारा प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ठीक है, विल बी।
फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए सेंटेंस रीड करते हैं जल्दी से। पीपल विल बी मेकिंग हिम द प्रेजिडेंट, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या है, द पीपल विल मेक हिम प्रेजिडेंट। थर्ड, बाय द पीपल ही शैल बी मेड द प्रेजिडेंट, ही विल बी मेड प्रेजिडेंट बाय द पीपल। सो ऑप्शन 2 जो है ना वो सही ऑप्शन है। द पीपल विल मेक हिम प्रेजिडेंट, ये है एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये है एक्टिव सेंटेंस, इसका पैसिव ऑलरेडी बना हुआ है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्यों बना, कैसे बनेगा ये सेंटेंस पैसिव से एक्टिव। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम पैसिव से एक्टिव बना रहे हो तो पहले क्या आता है, डूअर, और यहाँ डूअर कौन है, लोग, द पीपल। वर्ब क्या हुआ, विल मेक, बनाया जाएगा। ऑब्जेक्ट हिम प्रेजिडेंट, ठीक है, प्रेजिडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पीपल विल मेक हिम प्रेजिडेंट, एक्टिव वॉइस, एक्टिव में इस तरह से होगा ये सेंटेंस। अब रूल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर का, और ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। जब हम पास्ट की बात कर रहे थे इससे पहले वाले सेंटेंस में, पैसिव क्या है देखिए, पैसिव में कैसे होगा सेंटेंस, जो हमें दे ही रखा है, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल बी आएगा। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट लगा है ना, पहले ही आ गया, फिर आ गया प्लस में विल बी। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ जाएगा, और फिर डूअर, द पीपल। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ है पैसिव में। एक्टिव में जब हम इसे बनाएंगे तो सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। एक्टिव में क्या आएगा, पहले डूअर आएगा, फिर विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि सेकंड सेंटेंस जो सही है, द पीपल विल मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हिम प्रेसिडेंट, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब दोनों रूल्स याद रखेंगे। ये पर्टिकुलर टेंस के हिसाब से पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। पहले वाला पास्ट टेंस में था, ये है फ्यूचर टेंस में, तो इसका रूल ये रहेगा। बाकी सारे क्यों गलत हैं वो देखिए। ऑप्शन 1 गलत इसलिए, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सही नहीं है सेंटेंस का। ऑप्शन 3 जो है वो पैसिव वॉइस में है, और ऑप्शन 4 जो है वो भी पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पे आपको क्या करना था, पैसिव को एक्टिव में बदलना था। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है, और मैंने आपको यहाँ पे रूल भी बता दिया, ट्रिक्स भी बता दी सब। चलें आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। अब यहाँ पे ना ईडियम दे रखा है आपको, आपको बताना है किसका मतलब है टू स्टील फ्रॉम द शॉप, शॉप से चोरी करना। बताएं किस ईडियम का मतलब ये हो सकता है। ऑप्शंस रीड करते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ग्रीन थंब, थर्ड ऑप्शन है 5 फिंगर डिस्काउंट, और फोर्थ ऑप्शन है ब्लैक शीप। बताएं कौन सा इडियम है जिसका मतलब जो स्टील फ्रॉम अ शॉप होगा। आंसर है थर्ड, 5 फिंगर डिस्काउंट। क्या मतलब होता है इस इडियम का, टू स्टील समथिंग फ्रॉम अ शॉप बाय हाइडिंग इट इन योर हैंड। दुकान से कुछ चुराना, कैसे, अपने हाथों के अंदर छुपा कर, इसे बोलते हैं शॉपलिफ्टिंग। और इसका इडियम क्या है, 5 फिंगर डिस्काउंट। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप इस इडियम को। 5 फिंगर्स, आप 5 फिंगर जो आपके हैंड्स में होती हैं, है ना, आप उससे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को जब हम उठाते हैं तो पूरे हाथ से उठाते हैं ना, पूरी सारी उंगलियां यूज़ होती हैं, सारी अपनी फिंगर्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप पूरा अपना हैंड भी यूज़ कर रहे हो, टेकिंग समथिंग विदाउट पेइंग। ठीक है, फ्री की कोई चीज़ उठा रहे हो बिना बताए, और पे भी नहीं कर रहे, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो 5 फिंगर डिस्काउंट को। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, दुकान से चोरी करना। अब बाकी सारे गलत क्यों हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इस पेपर में तो आपको ये आ गया 5 फिंगर डिस्काउंट, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे गोल्डन थम आ जाए या ब्लैक शीप आ जाए, कुछ भी आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बार बार। तो देखें बाकी सब क्यों गलत हैं वो देखते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अ वेरी गुड चांस, है ना। ग्रीन थम का मतलब होता है स्किल इन गार्डनिंग, ग्रीन थम का मतलब स्किल इन गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग के अंदर स्किल होना। और ब्लैक शीप जो है वो क्या मतलब है, किसको डिनोट करता है, अ डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ फैमिली ग्रुप। ठीक है, ऐसा मेंबर ग्रुप और फैमिली का जो डिसरिप्यूटेबल हो, ब्लैक शीप बोलते हैं उसे। तो ये भी ज़रूरी है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन इन ऑप्शन, सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें कहीं ना कहीं एरर है, और आपको वो एरर बताना है ऑप्शंस में से चूज़ करके। पहले सेंटेंस रीड करते हैं। आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। पढ़ने से ही गलत लग रहा है, यहाँ पे आई के साथ क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है।
आई आर डांसिंग। चलिए ऑप्शन रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ सेंटेंस को। पहला ऑप्शन क्या है, हस्बैंड एट माई। सेकंड क्या है, सिस्टर्स वेडिंग। और थर्ड ऑप्शन क्या है, विद माई। फोर्थ ऑप्शन क्या है, आई आर डांसिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 आई आर डांसिंग। क्यों, वो देखते हैं। देखिए, आई ऑलवेज टेक्स द वर्ब एम नॉट आर। हमेशा याद रखेंगे आप, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। कभी भी इज, आर, वर, वॉज, देयर, दीज ये सारे वर्ब्स नहीं आते। हमेशा आई के साथ ये रूल है, क्या आता है, एम ही आता है, आई एम। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई एम डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। मैं डांस कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, कहाँ पे, अपनी सिस्टर के वेडिंग पे। तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। समझ लीजिए, एक और बार इसको ट्रिक्स मैं बता देती हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। यू, वी, दे के साथ आर आता है, और ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, इज आता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे ना, सो आई के साथ आर जो है, यहाँ पे सेंटेंस जो उन्होंने गलत दे रखा है वो क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ऐसा कभी नहीं होता। आई के साथ क्या आता है हमेशा, ये नोट कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको मार्क बता दिया, यहाँ पे मार्क कर रही हूँ मैं सर्कल में। आई के साथ एम आएगा हमेशा, यू, वी, दे के साथ आर आएगा, और ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। दिस इज़ द एग्ज़ाम ट्रिक। अगर कोई और सेंटेंस आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ कौन सा वर्ब लगता है। चलें, पार्ट 11 में आ जाइए दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अगेन एरर डिटेक्ट करना है आपको, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं गलती है और आपको बताना है ऑप्शंस में से कहाँ गलती है। चलिए रीड करते हैं सेंटेंस। द टी एट दिस कैफ़े इज़ बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफ़े इन आवर ऑफिस। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें गलती है। पहले ऑप्शन देखते हैं, सारे रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एट द कोस्टा कैफ़े, सेकंड है द टी एट दिस कैफ़े, थर्ड है इज़ द बेस्ट देन, और फोर्थ ऑप्शन है इन आवर ऑफिस। तो गलती कहाँ पर है, द टी, दोबारा से रीड करते हैं। द टी एट दिस कैफ़े इज़ बेस्ट देन, बेस्ट देन, यहाँ बेस्ट जो लगा हुआ है ना वो गलत है। एट द कोस्टा कैफ़े इन आवर ऑफिस, ऑप्शन 3 जो है इज़ बेस्ट देन, वो है सही आंसर। देखिए यहाँ पे मैंने बता भी दिया आपको। बेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। बट द वर्ड देन इज़ यूज्ड विद अ कंपैरेटिव डिग्री, और जो उसके साथ सुपरलेटिव के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है। बेस्ट के साथ देन लगा दिया, देन जो होता है वो कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे बेस्ट जो है, बेस्ट देन जो फ्रेज़ है वो गलत है। करेक्ट क्या होगा, बेटर देन। क्या आएगा यहाँ पे, बेटर देन। द टी एट दिस कैफ़े इज़ बेटर देन एट द कोस्टा कैफ़े इन आवर ऑफिस, ठीक है। कंपैरेट एग्जाम तक देख लीजिए किस तरह से, अगर कुछ और क्वेश्चन आपके पास आ जाता है इसी जैसा तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। कंपैरेटिव के साथ बेटर देन ही आता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्रीज ही आएंगी, कभी भी सुपरलेटिव बेस्ट नहीं आएगा देन के साथ जब दो चीज़ों की बात हो रही हो। तो यहाँ देखिए ना, कैफ़े की बात हो रही है, एक यहाँ पे कैफ़े है, द टी एट दिस कैफ़े, जिस कैफ़े में कॉफ़ी पी जा रही है, चाय पी जा रही है, एक तो उसकी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, इज़ बेटर देन एट दी कोस्टा कैफ़े इन आवर ऑफिस, और एक कोस्टा कैफ़े ऑफिस में है, तो दो कैफ़ेज़ की बात हो रही है, दो के बीच में कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे शो करी जाएगी, बताई जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटर देन, यहाँ बेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, दैट दिस टी इज़ बेटर देन दैट वन, ये वाली चाय बेहतर है उस वाली चाय से। नेक्स्ट देखें, दिस इज़ बेस्ट टी हेयर। बेस्ट तब हम यूज़ करते हैं जब हम फाइनलाइज कर रहे हो एक चीज़ को, बिल्कुल आखिरी वो चीज़ हो, लास्ट चीज़ हो। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द बेस्ट टी हेयर। बेस्ट यहाँ यूज़ हुआ है कि भाई ये वाली चाय जो है ना ये बेस्ट है, इसके अलावा कोई और चाय पसंद नहीं आती, या कोई और चाय कहीं की भी अच्छी नहीं है। देखिए, दो तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेटर देन और बेस्ट को। तो यहाँ पे जब देन लगा हुआ है तो क्या आएगा, बेटर आएगा, क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है। और जब बेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मतलब है, एक ही चीज़ की बात हो रही है, फाइनलाइज कर रहे हैं, इसके अलावा हम किसी से उसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको ये एंटोनिम बताना है इस वर्ड का, मिजरेबल का। 4 ऑप्शंस रीड आउट करते हैं। मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्ट्रेंड,
चीयरफुल। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। मिजरेबल का मतलब होता है फीलिंग वेरी अनहैप्पी और सैड, है ना। सैड सैड महसूस करना, अंदर से अनहैप्पी महसूस करना, उसे क्या बोलते हैं, मिजरेबल। अब इसका आपको ऑपोजिट बताना है क्या होगा। चेयरफुल, चेयरफुल तो बहुत इजी है, फोर्थ चेयरफुल आंसर है इसका, खुश होना अंदर से, है ना। तो एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे, चेयरफुल हो जाएगा। आप देख लीजिए, मिजरेबल का मतलब क्या होता है, वेरी अनहैप्पी, और चेयरफुल का मतलब होता है वेरी हैप्पी। तो ये ऑपोजिट हो गए। बाकी सारे क्यों गलत हैं वो देखते हैं। मेलोडियस मतलब प्लीजेंट साउंड, अच्छी आवाज़ होना, मेलोडियस जो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन था सेटल्ड, उसका क्या मतलब होता है, स्टेबल और अरेंज्ड, ठीक है, स्टेबल होना। और थर्ड ऑप्शन था रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड का मतलब होता है कंट्रोल्ड बिहेवियर, बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो ये सारे ऑपोजिट्स नहीं है मिजरेबल का, फोर्थ ऑप्शन जो है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिस इज द वर्ड कॉन्फिस्केट, आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम चूज करना है। चलिए इसे हम रीड कर लेते हैं, फोर ऑप्शंस। रीस्टॉक, डिस्ट्रॉय, सीज, टिटिवेट। क्या होगा इसका आंसर, कॉन्फिस्केट का सिनोनिम क्या है, सीज। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। पहले देखते हैं कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है। टू टेक समथिंग अवे ऑफिशियली, ऑफन बाय अथॉरिटी और लॉ। ये वर्ड एडिटोरियल में भी आया है, मैंने आपको वोकैबलरी में समझाया है, मुझे अच्छे से याद है कॉन्फिस्केट। ठीक है, तो क्या मतलब होता है, किसी से कोई चीज़ ऑफिशियली ले लेना, और कैसे लेना, अथॉरिटी के ज़रिए, लॉ के ज़रिए। तो सिनोनिम क्या होगा इसका, सीज। कॉन्फिस्केट का मतलब सीज, टेक अवे बाय अथॉरिटी, दोनों के मतलब एक ही होते हैं, कॉन्फिस्केट का मतलब भी और सीज का मतलब भी, इसलिए सीज इसका सिनोनिम हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए, पुलिस कॉन्फिस्केटेड द इलीगल गुड्स। पुलिस ने क्या करा, कॉन्फिस्केट कर लिया, सीज कर लिया क्या, इलीगल गुड्स को। अब बाकी सारे क्यों गलत हैं वो देखते हैं। रीस्टॉक का मतलब होता है रिफिल करना गुड्स को, है ना, दोबारा से भरना। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना, डैमेज करना। और टिटिवेट का मतलब क्या होता है, डेकोरेट और मेक अट्रैक्टिव, किसी चीज़ को डेकोरेट करना ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है एडिबल, इसका आपको यहाँ से फोर ऑप्शंस में से सही मीनिंग चूज करना है इसका। चलिए फोर ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉइसम, सेकंड मॉर्टल, थर्ड है नॉक्शियस, एंड फोर्थ है न्यूट्रिटिव। तो एडिबल कोई देख, अगर आप एडिबल वर्ड्स पढ़ेंगे तो कुछ खाने की चीज़ की बात हो रही है, एडिबल है ना, ईटेबल की बात हो रही है, ईटेबल आइटम की। तो फोर ऑप्शन जो है न्यूट्रिटिव वो क्या है यहाँ पे सही है। इसका सही मीनिंग क्या है, न्यूट्रिटिव। मतलब क्या होता है एडिबल का वो देखते हैं। समथिंग दैट कैन बी ईटन और इज सेफ फॉर ईटन, जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ जो खाने वाली हो या फिर खाने के लिए कोई चीज़ सेफ हो। उसका क्लोजेस्ट मीनिंग जो है ना वो न्यूट्रिटिव आ रहा है। फूड दैट इज एडिबल इज यूजुअली न्यूट्रिटिव, गिव्स न्यूट्रिशमेंट, सो इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। ऐसा खाना जो हमें न्यूरिशमेंट दे, ठीक है, खाने में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो। तो एडिबल का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या आ रहा है, न्यूट्रिटिव आ रहा है। चलिए एग्जाम ट्रिक देख लेते हैं किस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाना, ठीक है, कैसा खाना, कैसा फूड जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो। तो आप एडिबल को इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बाकी सारे क्यों गलत हैं वो देखते हैं। नॉइसम का मतलब होता है फाउल और अनप्लीजेंट स्मेल, है ना, खराब स्मेल। उसके बाद मॉर्टल का मतलब होता है सब्जेक्ट टू डेथ, और नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल और पॉइजनस। तो ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्लोजेस्ट मीनिंग नहीं है एडिबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह एक नया वर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बताना है। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं कहाँ पे, ऑपरेटिव एरिया में सिटी के। फोर ऑप्शंस क्या है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इंडस्ट्रियल, सेकंड है सर्विसेबल, थर्ड है इंडस्ट्रियस, फोर्थ है मैकेनिकल। यहाँ कौन सा सही सब्स्टिट्यूट आएगा, सही वर्ड आएगा ऑपरेटिव की जगह पे, आंसर है इंडस्ट्रियल। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है, क्यों, देखते हैं क्या सेंटेंस बनेगा। देर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द सिटी। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रियल एरिया में सिटी के, ठीक है, इंडस्ट्रियल इज द राइट आंसर। क्यों है यहाँ पे वो देखते हैं। जो फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है ऑपरेटिव एरिया, वो क्या है, इनकरेक्ट है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। देर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया, ये गलत फ्रेज है सेंटेंस के अकॉर्डिंग।
जब भी हम फैक्ट्रीज़ की बात करेंगे तो हम क्या लेकर आएंगे, इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो करेक्ट यहाँ पे कोलोकेट हो रहा है। मैं हमेशा आपको एडिटोरियल में कोलोकेशन भी पढ़ाती हूँ, मैं इसी वजह से आपको पढ़ाती हूँ। मैं बोलती हूँ ना कि ज़रूरी है आपके लिए नोट करिए कोलोकेशंस, जारगन्स, फ्रेजल वर्ब्स। वो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए जहाँ फैक्ट्रीज़ की बात हो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, नेचुरल साउंड करने वाले वर्ड्स आते हैं, नेचुरली लिखे भी जाते हैं, बोले भी जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। फैक्ट्रीज मतलब इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया, इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। चलिए बाकी सारे क्यों गलत हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन 2 सर्विसेबल था, इसका मतलब होता है यूजफुल और यूजेबल। ऑप्शन 3 था इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन। और मैकेनिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू मैकेनिक्स, नॉट एन एरिया ऑफ फैक्ट्रीज। एरिया मैकेनिकल मतलब मशीन्स, रिलेटेड टू मशीन्स, मशीन्स की बात हो रही है, एरिया या फैक्ट्री की बात नहीं हो रही इसमें। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे जो है ना इस सेंटेंस में समराइज जो है ब्रैकेट में दे रखा है, उसका आपको सिनोनिम बताना है ऑप्शंस में से चूज करके। पहले हम सेंटेंस रीड करेंगे। द इलेबोरेट syllabi had to be dash to make a presentation in the UGC assessment meeting. The elaborate syllabi had to be, जो elaborate syllabi है मतलब बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसको क्या करना है, हमें समराइज करना है। टू मेक अ प्रेजेंटेशन, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन बन सके, किसके लिए, इन द यूजीसी असेसमेंट मीटिंग में। एक मीटिंग है यूजीसी की, तो हमें इतना बड़ा जो सिलेबस दे रखा है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है, उसे छोटा करके दिखाना है प्रेजेंटेशन में। तो समराइज का सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है ब्रैकेट वर्ड का। चलिए रीड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शंस। फर्स्ट है एक्सपेंडेड, सेकंड है रिकैपिटुलेटेड, और थर्ड है प्रोलॉन्ग्ड, फोर्थ है लेंथेंड। क्या होगा सिनोनिम समराइज का? आंसर है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, रिकैपिचुलेटेड। ठीक है, क्यों है देखते हैं। समराइज का सिनोनिम है ये टू प्रेजेंट द मेन पॉइंट्स ब्रीफली, रिकैपिचुलेट। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया जो इलेबोरेट सिलेबाई है उसे क्या करना है, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, छोटा बनाना है, पॉइंट्स के अंदर लिखना है। क्यों बनाना है? ताकि प्रेजेंटेशन बन सके और हमें उसे मीटिंग में दिखा सकें, यूजीसी असेसमेंट मीटिंग के अंदर। तो रिकैपिचुलेट जो है वो इसका सिनोनिम है। अब कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को वो देख लीजिए। रिकैप का मतलब होता है शॉर्ट रिव्यू। देखिए ना, ये वर्ड जब भी आपके पास ऐसा कोई वर्ड आ जाए ना, तो उसको आप 2 या 3 हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर लें और फिर उसको सोचें कि आधे आधे करके इन वर्ड्स का क्या मतलब बनता है। सबसे ईजी तरीका है ये। अब यहाँ पे देखिए रीकैप, जो इसका फर्स्ट पार्ट है रिकैपिचुलेट का, सिर्फ रीकैप देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए, उसका मतलब होता है शॉर्ट रिव्यू, छोटा सा रिव्यू। और रिकैपिचुलेट बना है इसी से ही, इसका मतलब क्या हुआ, समराइज अगेन ब्रीफली। समराइज करना किसी चीज़ को, कंक्लूड करना, छोटा करना, ब्रीफ करना, पॉइंट्स में करना। ठीक है, उसका क्या मतलब हो गया, रिकैपिटुलेट। तो आप ऐसे मुश्किल वर्ड्स को आधे आधे करके भी याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखते हैं बाकी सारे क्यों गलत हैं। एक्सपैंडेड का मतलब होता है बड़ा करना, मेड लॉन्गर। प्रोलॉन्ग मतलब एक्सटेंडेड फॉर अ लॉन्गर टाइम। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय के लिए उसको छोड़ देना, बढ़ा देना। और लेंथेंड मतलब मेड लॉन्गर, बड़ा बनाना। तो ये कहीं से कहीं तक भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है, ये सारे वर्ड्स समराइज के सिनोनिम्स नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे गलत स्पेलिंग दे रखी है और उसकी सही स्पेलिंग चूज करनी है ऑप्शंस में से। पहले हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन दी मेल टुडे। यहाँ रिसीव्ड की जो स्पेलिंग है ना वो गलत है, सही है स्पेलिंग हमें यहाँ पे नीचे देखनी है। फर्स्ट है रिसीव्ड, देखिए स्पेलिंग नोट करिए सबकी, सेकंड भी ये सब है तो रिसीव्ड ही, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे सही और गलत लिखी है, आप अच्छे से इनको देखिए, नोट करिए। और रिसीव की स्पेलिंग जो है वो सही क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1 जो है वो रिसीव जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो सही है। नोट करिए रिसीव की स्पेलिंग RECEIVED, ये होती है रिसीव की स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा, गलत दे रखी है, RECEIE, दोबारा से यहाँ पे ई दे दिया तो गलत हो गया वो। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, आई रिसीव्ड अ पार्सल इन दी मेल टुडे। बाकी सब गलत है क्योंकि किसी में जो है ई मिसिंग है, और आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो है IE गलत लिखा हुआ है, और लास्ट में रिसीव्ड
लास्ट में तो स्पेलिंग भी गलत है और क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो गई इसकी, रिकीव्ड हो गया, तो रॉन्ग स्पेलिंग पैटर्न। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, स्पेलिंग सही है। ये आप देख लीजिए, नोट करिए अच्छे से रिसीव की स्पेलिंग कैसी होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है और उसकी जगह आपको क्या करना है, इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चूज करना है। पहले सेंटेंस देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। क्वेश्चन पेपर्स जो हैं प्लेस करेगा कहाँ पे, स्कूल के लॉकर्स में, इस तरह से कि वो आसानी से हमें नहीं मिल सकते, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, कांट बी रीच। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर इरिप्रेसिबल, सेकंड है आर इनएसेसिबल, थर्ड है आर अफोर्डेबल और फोर्थ क्या है, आर अफेबल। सही ऑप्शन क्या है इसका बताएं, सोचें आप क्या हो सकता है सही ऑप्शन। कांट बी रीच का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा। आंसर टू जो है आर इनएक्सेसिबल वो है सही आंसर। ठीक है, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है पता है आपको, द वर्ड दैट मीन्स कैन नॉट बी रीच और एक्सेस्ड। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है कि हम कोई भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता आसानी से या एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत सही वर्ड है, आर इनएक्सेसिबल सूटेबल वर्ड है कांट बी रीच का। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल सो दैट दे आर इनएक्सेसिबल। अच्छा एक और बात याद रखिए, ये ट्रिक है। एक तो ये दो पार्ट से बना हुआ है, मैंने आपको बोला ना जब भी आप कोई ऐसा वर्ड देखें तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट में आ रहा है इन का मतलब होता है नॉट, और दूसरा पार्ट क्या है, एक्सेसिबल। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये वर्ड। पहला है इनका मतलब होता है नॉट, और फिर होता है सेकंड वर्ड यहाँ पे एक्सेसिबल। तो नॉट एक्सेसिबल, कैन नॉट बी रीच्ड, इसका मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी रीच्ड। तो इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है नॉट एक्सेसिबल आएगा, सेकंड ऑप्शन जो है सही है। दूसरे क्यों गलत है वो देखते हैं। इरिप्रेसिबल क्या मतलब होता है, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इमोशंस। इमोशंस जो कंट्रोल नहीं कर सकता उसे क्या बोलते हैं, इरिप्रेसिबल। अफोर्डेबल, नॉट टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़ ना लेना ना खरीदना, हमें अफोर्डेबल चीज़ देखनी है, ऐसा बोलते हैं ना अफोर्डेबल। अफेबल का मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट पर्सन। अफेबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट पर्सन। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन इन द फिल द ब्लैंक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसमें आपसे होमोफोन ही पूछ लिया है, ना सिनोनिम ना एंटोनिम, सीधा होमोफोन। अब आपको अगर होमोफोन पता होंगे क्या होते हैं तो ये आप यहाँ पे आंसर सही कर कर आएंगे। पहले सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ द डैश टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। उसके पास डैश है अपनी एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स को। अब यहाँ पे फोर ऑप्शन है, राइट, राइड, राइट, राइट। अभी चारों ऑप्शंस बोलने में तो सिमिलर लग रहे हैं, राइम कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट 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 राइट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इन ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को, तो इनकी स्पेलिंग अलग अलग है भाई। देखें फर्स्ट ऑप्शन की स्पेलिंग देखें, राइट की स्पेलिंग देखें, डी ई आ गया, फिर यहाँ WRITE आ गया, यहाँ पे RITE आ गया, है ना। तो चलिए पहले समझते हैं होमोफोन्स होते क्या हैं। आंसर बाद में बताती हूँ मैं आपको। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, बोलने में तो सिमिलर लगते हैं, एक जैसे नज़र आते हैं, एक जैसे बोले जाते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और जो उनका मतलब होता है वो अलग अलग होता है। ये समझ लीजिए क्या होता है होमोफोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑप्शन देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे राइट, उसका क्या मतलब है, करेक्ट, ये लीगल फ्रीडम, सही। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए राइड, उसका मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना, किसी चीज़ पे ट्रैवल करना। उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है राइट, राइट मतलब लिखना, पेपर पे लिखना, है ना। और लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे RITE। RITE का मतलब क्या होता है, राइट का रिलीजियस सेरेमनी। ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी हो रही हो कोई भी, उसे हम क्या बोलते हैं, RITE, राइट वाला हो जाता है। अब देखिए इन सबको जो हम बोल रहे हैं तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनका मतलब भी अलग अलग है, वो क्या होते हैं, होमोफोन्स। अब यहाँ पे जो है जो सेंटेंस में क्या आएगा, ही हैज़ द राइट, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आएगा यहाँ पे, राइट, ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। ऑप्शन वन इज करेक्ट। राइट का मतलब क्या होता है, लीगल फ्रीडम या परमिशन, सही है, लीगल फ्रीडम होना या परमिशन होना।
तो इसलिए यहाँ पे है ही हैज़ द राइट, उसके पास राइट है। किस चीज़ का राइट है उसके पास? एक्सप्रेस करने के लिए अपने थॉट्स को, परमिशन है उसके पास, फ्रीडम है, लीगल फ्रीडम है किस चीज़ की? एक्सप्रेस करने के लिए अपने थॉट्स को। ठीक है, जैसे कि राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, पढ़ते हैं ना पॉलिटिक्स में, इस तरह से इसका मतलब ये है। तो होमोफोन समझ लीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ब्रेन फॉग करने के लिए। चलिए 20th क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चूज करना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दे दिया है और आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। चलिए सेंटेंस रीड करते हैं। इन एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेनिंग इंडोर्स। क्या है इसके लिए वन वर्ड? ऐसा ऑर्डर होना लॉ का जिसमें लोगों से कहा जाए कि घर के अंदर ही रहें। 4 ऑप्शन देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन, कर्फ्यू, लिमिट या चेक इन। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है कर्फ्यू। कर्फ्यू में ऐसा होता है ना कि लोगों से बोला जाता है कि आप अपने घरों में रहें, अंदर रहें, इंडोर्स रहें। ख़ास तौर पे जब इमरजेंसीज हो जाती है या रात के टाइम पे, है ना, तो इसका मतलब क्या है? कर्फ्यू इज़ द राइट आंसर। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस सेंटेंस से। द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू इन द सिटी आफ्टर द डिस्टर्बेंस। गवर्नमेंट ने क्या करा? इम्पोज कर दिया, लगा दिया कर्फ्यू सिटी के अंदर डिस्टर्बेंसेस के बाद। तो कर्फ्यू जो है गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेज इंडोर। आप कर्फ्यू को समझ सकते हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। और क्या ऑर्डर होता है? कि घरों के अंदर रहें, स्टे इंडोर। बाकी सारे गलत क्यों हैं वो भी समझ लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जनरल लिमिटेशन। ठीक है, नॉर्मल जनरल लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन का मतलब। उसके बाद लिमिट है थर्ड ऑप्शन, वो क्यों गलत है? बाउंड्री और मैक्सिमम लेवल, बाउंड्री की बात हो रही है, कोई मैक्सिमम लेवल की बात हो रही है, इसलिए लिमिट यूज़ हुआ है। और चेक इन जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्यों गलत है? रजिस्टर एट अ प्लेस, जैसे होटल जाते हैं आप या एयरपोर्ट जाते हैं तो किसी जगह पे आपको रजिस्टर करना होता है, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह डालना होता है, वो क्या होता है? चेक इन। तो यहाँ बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। फाइनली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पैसेज पढ़ेंगे, वन बाय वन सेंटेंसेस कवर करेंगे समझते हुए। 21st क्वेश्चन है और फर्स्ट फिल द ब्लैंक है इसमें जो हमें कवर करना है। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं। टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या बता रहे हैं इसमें? टी प्राइजेस जो हैं डोमेस्टिक, क्या आएगा यहाँ पे? पहले ऑप्शन देखते हैं। मार्केट, एरिया, जोन या फील्ड। ये रहे 4 ऑप्शंस। यहाँ आएगा मार्केट। ठीक है, टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर। करंट ईयर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते गए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, डिस्पाइट, हालांकि, द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जबकि जो एक्सपेक्टेशन थी हायर प्रोडक्शन की वो कंपेयर करी गई अगर प्रीवियस ईयर से, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस जो हैं वो बढ़ते गए। किस चीज़ के? चाय के। अब यहाँ पे जो है मार्केट जो सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिए। देखिए डोमेस्टिक मार्केट जो है ना, कॉमन कोलोकेशन है। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि कोलोकेशंस आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको एडिटोरियल में पढ़ाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा वर्ड्स कोलोकेशन में आते हैं, कौन से वर्ड जार्गन्स में आते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, वोकैबलरी आपको पता हो। तो डोमेस्टिक के साथ हमेशा क्या आता है? मार्केट ही आता है। कॉमन कोलोकेशन है डोमेस्टिक मार्केट। किसके अंदर कॉमन कोलोकेशन है? कौन से ज़्यादातर फील्ड में आता है ये? इकोनॉमिक या बिजनेस में आता है ना। जब इकोनॉमिक या बिजनेस की बात हो रही हो तो हम ये वाला कोलोकेशन यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट। क्या मतलब होता है इसका? मीनिंग बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ कंट्री, खरीदना और बेचना एक कंट्री के अंदर। मैंने आपको लोकेशन बता दिया। वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, किसी कंटेक्स्ट में ऐसे वर्ड्स जो साथ साथ आते हैं उसे क्या कहते हैं? कोलोकेशन। अब यहाँ पे मार्केट आया, डोमेस्टिक मार्केट। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं एरिया, जोन और फील्ड, ये वाले ऑप्शंस क्यों गलत हैं वो देखते हैं। एरिया का मतलब होता है जस्ट एंड जनरल प्लेस, नॉट ट्रेड। एरिया मतलब कोई भी एक छोटे से एरिया की बात करना, ट्रेडिंग वाले एरिया की बात ना करना, बिजनेस या इकोनॉमिक से बात ना करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है जोन, स्पेसिफिक रीजन नॉट फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अगेन किसी जोन मतलब किसी जोन की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है। बाइंग और सेलिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है फील्ड, वो क्यों गलत है? वो क्यों ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुआ? एरिया ऑफ स्टडी वर्क, फील्ड मतलब ऐसा एरिया स्टडी का या काम करने का, है ना। पर्टिकुलर फील्ड होती है ना, बच्चे उसमें पढ़ते हैं लिखते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड स्पेशलाइजेशन होती है, तो ये वाला फील्ड यहाँ पे इस तरह से यूज़ हुआ है। तो सबसे आसान तरीका ये है
यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट समझने का कि ट्रेड प्राइजेज, यहाँ जब ट्रेड की बात हो रही हो, प्राइजेस की बात हो रही हो, थिंक ऑफ अ मार्केट। हमें किसके बारे में सोचना है? मार्केट के बारे में सोचना है। और यहाँ आप देखेंगे, देखिए ट्री प्राइजेस की बात हो रही है, डोमेस्टिक मार्केट की बात हो रही है, रूल हाई, प्राइसेस हाई जा रहे हैं करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? मार्केट आएगा। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ में क्या बात है, किसके बारे में बात है। चलिए सेकंड देखते हैं, अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपना सेकंड ब्लैंक। क्वेश्चन 22, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिल द ब्लैंक। देखेंगे ऑप्शन, यहाँ से 4 ऑप्शन है, पहले सेंड ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ दोबारा से। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been dashed with the prices of other companies. अब सेंटेंस क्या है? सेकंड, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर देखा जा रहा है, क्या देखा गया? जो चाय के प्राइसेस हैं हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। क्या हुए? क्या आएगा यहाँ पे? अलाइनिंग, अलाइन हो रहे हैं विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनीज, मिल रहे हैं। ठीक है, अलाइनिंग मतलब मैच होना, मिल रहे हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, समझते हैं अलाइनिंग का क्या मतलब है, क्यों अलाइनिंग यहाँ पे आएगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है, द सेंटेंस मीन्स टी प्राइसेस आर मूविंग इन द सेम लाइन और ट्रेंड एज ए प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। मैंने आपको समझा दिया ये तो कि सेंटेंस का मतलब क्या है, कि चाय के जो प्राइसेस हैं वो साथ साथ चल रहे हैं दूसरी कंपनीज की तरह। ठीक है, अलाइनिंग मीन्स मैचिंग। अलाइनिंग का मतलब क्या होता है? मैच होना या फिर साथ साथ चलना, सेम डायरेक्शन में चलना। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? टी प्राइसेस have been aligning with the prices of other companies। ठीक है, अलाइन मतलब मैच या मूव सिमिलरली, ये आप याद रखेंगे अलाइन का मतलब। अब दूसरे गलत क्यों है वो देखते हैं ऑप्शन। फेवरिंग का मतलब होता है सपोर्टिंग और लाइकिंग, है ना, पसंद करना, सपोर्ट करना। काउंटरिंग का मतलब होता है अपोजिंग, और एनकाउंटरिंग, ये दो हैं, काउंटरिंग और एनकाउंटरिंग। काउंटरिंग का मतलब अपोज करना, और एनकाउंटरिंग का मतलब मीटिंग और फेसिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, मीट करना या किसी को अनएक्सपेक्टेडली फेस करना, ये होता है एनकाउंटरिंग। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस जो है देख लीजिए, समझ लीजिए, काउंटरिंग और एनकाउंटरिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd हमारा ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम थर्ड अपने फिल द ब्लैंक को कवर करेंगे। शुरू से पढ़ लेते हैं। टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been aligning with the prices of other companies. थर्ड ब्लैंक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अनलाइक लास्ट ईयर की तरह टी प्राइसेस, चाय के जो प्राइस है, हैव जनरली शोन डैश, चाय के प्राइसेस ने क्या दिखाया है? डैश दिखाया है। व्हेन, अभी देखेंगे हम, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे फिर करेंगे। व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, और जब चाय के जो प्राइस हैं एकदम से बढ़े। दिस ईयर, इसी साल, प्राइसेस सीम टू हैव डैश, वो हम कवर नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे फोर्थ को। पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं। अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश इन एन इनफ्लो, फर्स्ट ऑप्शन है। एन इनेट, थर्ड है अ रिडक्शन, एंड फोर्थ है एन अप ट्रेंड। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? लास्ट ईयर की तरह चाय के प्राइसेस जो हैं क्या दिखाए गए हैं? अप ट्रेंड आएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है पहले आप बताएं। यहाँ आएगा अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड, इसका मतलब होता क्या है? राइजिंग प्राइसेस। जब भी यहाँ पैराग्राफ में कहीं पे प्राइस राइज होने की बात हो, पैसे बढ़ने की बात हो, तो क्या आएगा यहाँ पे? अप ट्रेंड। फ्रेज देखिए, तो यहाँ फ्रेज यूज हुआ है ना, टी प्राइसेस आर रोज ड्रामेटिकली, ये वाला फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है सेंटेंस में। इसका मतलब क्या है? इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज, मतलब पैसों में बढ़ोतरी हुई है, तो अप ट्रेंड आएगा। क्योंकि अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? प्राइजेस मूविंग अपवर्ड्स, प्राइजेस जो है, पैसे जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, विच फिट्स द कंटेक्ट, कंटेक्ट के हिसाब से सूट कर रहा है एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अप, यहाँ पे अप लगा हुआ है, ऊपर जाना, इंक्रीज इन प्राइस। अब बाकी सारे गलत क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है एन इनफ्लो, मूवमेंट ऑफ मनी रिसोर्सेज इनटू समथिंग। एन इनेट, ऑप्शन 2 भी गलत है, क्यों? नेचुरल क्वालिटी डजंट फिट ग्रामर, नेचुरल क्वालिटी की जब बात हो तो इनेट की बात होती है, एन इनेट। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन था अ रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज, अपोजिट हो गया। अप ट्रेंड का क्या हो गया? अ रिडक्शन, अपोजिट हो गया। यहाँ पे हमें प्राइस ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो वाला वर्ड यूज़ करना है। चले नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, फिर द ब्लैंक्स 4 कवर करेंगे हम यहाँ पे। शुरू से पढ़ लेते हैं। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट
continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been aligning with the prices of other companies. Unlike last year, tea prices have generally shown an uptrend when tea prices rose dramatically. This year, prices seem to have dash at a rather high level. अब एकदम से जब चाय के प्राइसेस ऊपर की तरफ गए इस साल, तो प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट अ रेदर हाई लेवल। क्या आएगा यहाँ पे? 4 ऑप्शंस हैं, स्टेबलाइज्ड, मॉडरेट, इक्वेटेड या अबेटेड। बताएं क्या आ सकता है यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है स्टेबलाइज, वो सही आंसर है। एकदम से जब पैसे बढ़े इसी साल प्राइसेस सीम टू हैव स्टेबलाइज एट अ रेदर हाई लेवल। सेंटेंस का मतलब क्या है? रुक गया प्राइस हाई लेवल पे जाने के बाद। द वर्ड स्टेबलाइज मीन्स टू स्टॉप चेंजिंग एंड रिमेन एट द सेम लेवल विच फिट द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट के हिसाब से स्टेबलाइज सही वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पैसे रुक गए हैं, बढ़ना रुक गया है, उसका चेंज रुक गया है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? प्राइसेस सीम्स टू हैव स्टेबलाइज एट द हाई लेवल। स्टेबल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, स्टीडी, नॉट चेंजिंग। स्टेबल मतलब रुका हुआ, चेंज ना होना। चलिए नेक्स्ट, जो यहाँ पे बाकी सारे वर्ड्स हैं वो गलत क्यों हैं वो देखते हैं। सेकंड था मॉडरेटेड। मॉडरेटेड ऑप्शन जो था यहाँ पे उसका मतलब होता है रिड्यूस स्लाइटली, कम होना। ठीक है। इक्वेटेड का मतलब होता है मेड इक्वल, इक्वल बनाना। अबेटेड का मतलब क्या होता है? लास्ट ऑप्शन का डिक्रीज, कम होना। तो इसलिए यहाँ पे स्टेबलाइज आया है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की बात देखिए क्या हो रही है कि ऊपर जाने के बाद एकदम ऊपर बढ़े और फिर इसी साल प्राइजेस जो हैं वो देखे गए कि रुक गए, स्टेबलाइज हो गए ऊपर जाने के बाद, रेदर देन अ हाई लेवल। चलें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्रहेंशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25th क्वेश्चन और 5th फिंगर ब्लैंक हम कवर करेंगे इसके अंदर। शुरू से पढ़ लेते हैं। टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been aligning with the prices of other companies. Unlike last year, tea prices have generally shown uptrend when tea prices rose dramatically. This year, prices seem to have stabilized at a rather high level. Last sentence देखते हैं। In the subsequent 4 months, subsequent 4 months के मतलब लगातार 4 महीने में द डैश एवरेज प्राइस शोड अ ग्राउंड ट्रेंड। तो लास्ट सेंटेंस में क्या बात हो रही है? सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स मतलब लगातार 4 महीने के अंदर क्या देखा गया? द डैश एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। क्या हुआ है? 4 महीने के अंदर क्या देखा गया कि एवरेज प्राइस जो है वो नीचे आ गया है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया है। तो क्या वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे? मंथली फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है हाफ ईयरली, थर्ड ऑप्शन है वीकली और फोर्थ ऑप्शन है ईयरली। सही आंसर है इसका फर्स्ट, मंथली। क्यों वो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑप्शन, सेंटेंस को समझना। देख लेते हैं क्यों। देखिए सेंटेंस जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है? द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, मैंने आपको यहाँ समझा दिया, लगातार 4 महीने की बात हो रही है सेंटेंस में। द एवरेज प्राइस बीइंग डिस्कस्ड मस्ट बी कैलकुलेटेड मंथ बाय मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, वो कैसे करा जा रहा है? महीने पे, मंथ बाय मंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? मंथली एवरेज प्राइस फिट्स द कंटेक्स्ट, इसलिए मंथली जो है यहाँ पे सूटेबल वर्ड है कंटेक्स्ट के हिसाब से। ये याद रखिए, यहाँ पे बात हुई है इन दी सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, है ना? देख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, मंथ्स की बात हो रही है। मतलब एवरेज प्राइस जो है यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? मंथली कैलकुलेट किया जा रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे ये सही ऑप्शन है, मंथली, क्योंकि मंथली कैलकुलेट हो रहा है एवरेज प्राइस। ठीक है, और ये सेंटेंस आपको मैंने बता दिया सही क्या बनेगा। इन दी सब्सिक्वेंट 4 मंथ द मंथली एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मंथली आएगा, ईयरली आएगा, हाफ ईयरली आएगा? ये कैसे पता लगेगा आपको? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने लिखी है, बताइए आप लोगों को कि 4 मंथ्स मैंशनड, जब यहाँ पे 4 मंथ्स मैंशन हुए हैं सेंटेंस में, इसका मतलब मंथली एवरेज प्राइस डिस्कस हो रहा है। अब बाकी सारे जो गलत हैं वो क्यों गलत है? हाफ ईयरली क्यों नहीं आया, वीकली क्यों नहीं आया, ईयरली क्यों नहीं आया? बताएं। देखिए हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने की जब बात हो, लेकिन यहाँ तो 6 महीने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो सिर्फ 4 महीने की बात हो रही है। और वीकली कब कब आता है? एवरी वीक, जब हर हफ्ते की बात हो, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। और ईयरली कब आता है? जब पूरे साल का एवरेज की बात हो, वो भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 4 महीने की बात हो रही है, मंथ भी मेंशन है, इसलिए यहाँ पे मंथली आया है सही ऑप्शन। तो ये आप छोटी सी ट्रिक्स हैं, छोटी सी आपकी समझ के ऊपर बात है कि आप अगर सेंटेंस को, पैराग्राफ को समझ के पढ़ेंगे,
चाहे वो क्लॉज हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हो, तो आप आसानी से अच्छे और सही तरीके से आंसर्स कर आएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, ये वाला भी सॉल्व हो गया है शिफ्ट 3 से। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव टू से फ्यू थिंग्स टू यू, सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। आई वॉन्ट योर फीडबैक्स, आपको कैसे लगी एक्सप्लेनेशन, ये पेपर सॉल्व आपसे हुआ, आसानी से समझ में आया नहीं आया, टिप्स और ट्रिक्स आपने नोट करी नहीं करी, ठीक है, ये आप मुझे फीडबैक देंगे। उसके बाद जो है जितने भी नए बच्चे ये पेपर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ इसको शेयर करें। So thank you for watching. I will be meeting you in the next video with the next paper. Take care and have a great day ahead.